वालेकुम। तो एक भाई ने कमेंट किया था हमें, वो कमेंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई अपना समझा के वीडियो बनाओ, इस पे फिज़िक्स के 101 है ना कोड, तो सिर्फ न्यूमेरिकल आप समझाओ। तो मैं न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो आपने कहना कि भाई ये ठीक है, तो मैं इस तरह की और वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल। सिर्फ मैं इसी वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करूँगा। जो आप कह रहे थे कि पास पेपर वाले एमसीक्यूज करवा लो, पीडीएफ वाले, वो मैं सारे कवर करूँगा। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज इफेक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर होता है ऐसा, दो उसकी प्लेट्स होती हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान में होता है। तो वो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटीरियल प्लेस करते हैं प्लेट्स के दरमियान ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटीरियल होता है इंसुलेटर की तरह, वो इसमें प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट में। इस पर प्लस क्यू चार्ज में लगाता हूँ, इस पर माइनस क्यू। तो मैंने चार्ज किया है ना, उसमें डाइलेक्ट्रिक हम पूछ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस की इसकी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्या करेगी। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ यहाँ पे कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का। ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये होता है फ्री स्पेस है, कि जब इसमें कोई चीज़ इंसर्ट ना की जाए। और ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो पूछ रहे हैं हमारे, जब इंसर्ट करते हैं मीडियम। तो अब देखो, ये जो ई आर है एप्सिलॉन और ये कैपेसिटेंस, इसका क्या रिलेशन है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है एप्सिलॉन आर के साथ। ये आप रिलेशन देख लो। अब देखो, वो कह रहा है कि हमने क्या करा, इंसर्ट करा है इसके अंदर। तो अगर हम इंसर्ट करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं, ये इंसर्ट करते हैं, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज़। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़। तो इसका एमसीक्यूज का राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, इनके इंक्रीज़ करेगी। ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहेगा, आप वहाँ से भी देख लो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच प्रिंसिपल गवर्न्स द कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिक करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। तो ये हमें पता है कि जो मैग्नेटिक वेरिएशन है हमारे पास, फेराडे लॉ क्या कहता है, फेराडे लॉ का मैं आपको बताऊँ, फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज n∅/Δt, n∅/Δt। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है फेराडे लॉ का। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये बोलते हैं ना फ्लक्स, ये फ्लक्स है, और जिसमें के नीचे में टी आ जाए ना, जिस भी चीज़ के नीचे टी आ जाए, उसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड से चेंज होती है, तो इसका वजह से आएगा हमारे पास फेराडे लॉ। इसका एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेराडेज लॉ। क्योंकि फेराडेज लॉ हमें बताता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है ना, तो उससे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। तो ये फार्मूला है, और इसका एमसीक्यू का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेराडेज लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अच्छा, व्हाट डज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट द ईएमएफ। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि इसका फार्मूला क्या होता है फेराडे लॉ का, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ईएमएफ इक्वल टू माइनस n∅/Δt, n∅/Δt। तो ये हमारे पास है फार्मूला। इसका अगर मैं रिलेशन निकालूँ, ईएमएफ को पूछा ना उन्होंने, इसका ईएमएफ का अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q/phi/Δt। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो है नीचे डेल्टा टी मैंने आपको बता दिया, जिसके नीचे भी लग जाए वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ये मैं बता रहा हूँ कि ईएमएफ है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों नहीं है, जिस भी चीज़ के नीचे टी लग जाता है ना, या डेल्टा टी, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स ये इसका निशान होता है फ्लक्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें फेराडे लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक हो गया, ये फ्लक्स है और नीचे टी लगा, तो इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ है, और ये ईएमएफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डज हैपन टू इट्स
काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का पूछा कि चार्ज पार्टिकल इंटर हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं बना रहा हूँ। दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक इनवर्ड डायरेक्शन का होता है, ये क्रॉस से हम लगाते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये डॉट से हम लगाते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन गया और ये आउटवर्ड। अब इनवर्ड आउटपुट का इनवर्ड हो या आउटवर्ड, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम एक चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करते हैं, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब इंटर होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन इंटर होता है ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, ये सर्कल में मूव करने लग जाता है ऐसे। तो हमें पता है कि सर्कल में जब कोई चीज़ होती है ना, मूव करती है सर्कल में, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये मैं आपको अगर समझाऊँ तो ये हमारे पास बनता है ऐसे, ये परपेंडिकुलर बनती है। तो फोर्स जब परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देती, यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, वो रहेगी सेम या कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू का राइट आंसर क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। आप इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है ना, चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब मिसाल के तौर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर हो अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी चंद चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। वो मैं आपको निमोनिक्स बता देता हूँ। उसमें आपको लिखना है, जैसे सकता नहीं होता, सकता, वैसे आपने इंग्लिश में लिखना है SKT और A, सकता। तो उसमें जब वेन ना चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टार्क कांस्टेंट रहता है और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो ये चार चीज़ें आपने इस निमोनिक से याद कर लेनी है। तो इसमें इस एमसीक्यू में हमारे पास उसने पूछा था काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने बता दिया आपको, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि सिर्फ जब वो मैं मूव करता है ना, तो वो सिर्फ सर्कल में मूव करता है, और जब सर्कल में मूव कोई चीज़ करती है ना, या पार्टिकल हो या जो भी हो, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। और अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो हम ज़ाहिर बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न को एन से ज़ाहिर करते हैं और प्राइमरी को NP, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कितने हैं, 40। ठीक हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता नंबर ऑफ टर्न का। नेक्स्ट एंड 120 इन सेकेंडरी, NS में लिखता हूँ 120। अच्छा, प्राइमरी कोयल में बता दिया और सेकेंडरी में बता दिया हमने। और अगर क्या कह रहा है, इफ़ करंट इन प्राइमरी कोयल, तो करंट मैं I से शो करता हूँ और प्राइमरी के लिए IP 6 एम्पेयर। नेक्स्ट पूछ रहा है द करंट इन सेकेंडरी कोयल। अच्छा, IS हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमें पता है, ट्रांसफ़र होता है ना ट्रांसफार्मर, उसका फार्मूला हमारे पास होता है NS/NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखो NS/NP और यहाँ पे उसका उल्ट कर देना है IP ओवर IS। समझ नहीं लगी बात की। देखो अब NS और NP है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो जब करंट लगाना ना, करंट हमने तो उल्टा कर देना IP ओवर IS। ठीक है, तो इसकी में अब सेकेंडरी में मालूम करना है हमने करंट इन द सेकेंडरी कोयल। तो मैं ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ, उन दोनों को इधर ले जाता हूँ, इसको मैं उधर ले जाऊँगा ना इक्वल साइड के उस पर, तो ये ऊपर चला जाएगा, IS इज इक्वल टू IP वैसे ही आ गया। और अब दो ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय NP ओवर NP, ये नीचे था ना तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा ओवर NS। तो ये हमने फार्मूला रीअरेंज कर लिया सेकेंडरी करंट में रूम करने के। इसमें सिर्फ हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो IP हमारे पास कितना है, IP हमारे पास 6 एम्पेयर, 6 की ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय NP हमारे पास कितना है 40। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा NS कितना 120। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सिंपल। तो ये सिफर से सिफर गया, 6 कम 6 6 2 12 और 2 2 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पेयर। एम्पेयर करंट का यूनिट है IS लिखते हैं, सॉरी IS इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो राइट आंसर हमारे पास आता है आंसर 2 एम्पेयर का। करंट है ना तो इसीलिए यूनिट एम्पेयर लगाया है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी उसी का ही है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कोयल इज़ इंक्रीज्ड द इंड्यूस्ड EMF। अच्छा, मैंने आपको नेक्स्ट बताया था इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला, फैराडे लॉ हमें बताता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताता है इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला बताया था आपको, इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू -N phi बाई डेल्टा T।
n5/Δt। अच्छा, तो ये हमें सिर्फ रिलेशन इसमें बताना है हमने, ये तो हमने फार्मूला बता दिया। इसमें देखो जो EMF है इसका रिलेशन क्या बनना है नंबर ऑफ टर्न के साथ, ये देखो ऊपर ऊपर हो तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो अगर मैं रिलेशन इसका लिखूँ तो EMF डायरेक्ट रिलेशन टू नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, ये हमारे पास बन गया रिलेशन। अच्छा, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न इन अ कोइल इज इंक्रीज्ड। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न क्या करने हैं हमने, इंक्रीज़ किए हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करने हैं तो EMF हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिरी बात है ना। देखो नंबर ऑफ टर्न हमने क्या किया, इंक्रीज़, तो EMF क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, ठीक है। तो इसका सिंपली आंसर क्या बन जाएगा, इंक्रीज्ड। इसका सिंपली आंसर क्या बन जाएगा, इंक्रीज्ड। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इन कोई इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ किए हैं तो EMF क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लोरेंस फोर्स। अच्छा, लोरेंस फोर्स में हमने क्या करना होता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, इन दोनों को कंबाइन करना होता है। समझ लगी है बेसिक कंसेप्ट की। लोरेंस फोर्स में क्या करना होता है, ये टी साइलेंट होता है इसमें, लोरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जमा करना होता है। तो इसकी फोर्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लिखूँ तो F=QVP, इसकी मैग्नेटिक फोर्स की आ गई। अब इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की F=QE। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को दोनों को जमा करना है लोरेंस फोर्स में, ठीक है। लोरेंस जब निकालते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये है F=QVB, और इसका क्या है F=QE। इन दोनों का हमने क्या करना है, अब ऐड कर देना है, ठीक है। इधर मैं ऐड कर देता हूँ, F=QVB प्लस का साइन लगाते हैं और QE, दोनों को ऐड कर दिया। तो इसको अब ये देखो Q अब कॉमन आ रहा है, तो F=Q, यहाँ पे E प्लस QB, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया लोरेंस फोर्स का, F=Q E प्लस QB। ये हमारे पास MCQ का राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। इफ़ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अच्छा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी पे रुक जाओ, पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट, और ये एक प्लेट है, ये नीचे बताता हूँ, दो प्लेट्स हैं ना, तो इसके दरमियान हम बताता हूँ कोई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होता है, साइडों पे। तब जब ये मतलब होता है ना, साइडों पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर होता है या बाहर होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, तो वो सीधा चला जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो ये सीधा चला जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। अगर कोई पार्टिकल होगा वो एक तरफ ऊपर जाएगा या एक तरफ नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का फार्मूला हमें उन्होंने ड्राइव करके बताया हुआ है, वो मैं ड्राइव नहीं करूँगा, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो V=E/B, V=E/B। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उन्होंने पूछा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है सिंबल, उसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, उसको नीचे ले आऊँगा, तो B=E/V, उसमें सिर्फ वैल्यू हमने पुट करनी है। मैंने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, ये हमने वैल्यू दी हुई है 6×10⁶ ओवर वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, ये वाली दी हुई है 7.27 × 10⁶। ये हमारे पास 6 कट गया 10 की पावर, और 6/7 आ गया। तो तकरीबन इसका हमें कैलकुलेटर से आप करोगे तो तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा 0.8 के लगभग आ जाएगा। तो MCQ का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। इसमें बेसिक फार्मूला आपने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद करना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सीधा चला जाता है, और वेलोसिटी उसकी होती है V=E/B। ये आपने फार्मूला याद रखना है, इससे आगे ड्राइव किया हुआ इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखता हूँ मैं, विच कलर ऑफ लाइट, अच्छा विच ऑफ कलर ऑफ लाइट हैज़ शॉर्टेस्ट लैम्डा इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसकी आपने एक ट्रिक याद करनी है कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ विजिबल स्पेक्ट्रम की। कोई इसमें तो आपको पूछे ना कि एक कलर की, तो आप कोई भी कलर आ जाएगा तो आप बता दो, तो उसमें आपने करना है रोएगी बीवी, ये आपने ट्रिक याद करनी है, रोएगी बीवी। अब जो हंस रहे हैं वो तो हंसने दो हमें, तो हमने तो याद करना है, तो इसको हमने इंग्लिश में लिखना है रोएगी बीवी, रोएगी बीवी। तो हम ये रेड
ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट। तो रेड की हमें याद करना है कि सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे क्या होती है, कम। लैम्डा की बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की। तो उसमें वेवलेंथ की किसी में पूछी है, शॉर्टेस्ट लैम्डा इन शॉर्टेस्ट कितनी होती है वॉयलेट की। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वॉयलेट। तो ये मैंने सिंपल आपको ट्रिक बताई है कि रोएगी बीवी। तो इसमें आपने रेड की सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है, ये आपने एक ट्रिक याद रख लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर एक आ गया है न्यूमेरिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्रीक्वेंसी कितनी बताइए उन्होंने, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, व्हाट इज़ लैम्डा। अच्छा, ये तो बेसिक फार्मूला, ये तो वो बच्चों वाला फार्मूला नहीं होता, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये उससे ही हो जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लैम्डा हमने पूछा हुआ है, ये स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो अब देख लो कि वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये हमारे पर वेलोसिटी होती है लाइट की। तो इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज़, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अरेंज करेंगे तो ये लैम्डा मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, v/f इक्वल टू लैम्डा। तो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 6 × 10⁻14। तो पहाड़े यहाँ पे जिनको आते हैं वो तो छा जाएंगे, 3 × 3 3 2 6 1/2 ये ऊपर जाएगा। तो 8 - 14 कितना आ गया, 6 10⁻⁻6 8 9 10 11 12 13 14 6 ही आता है, ठीक है। तो 1/2 को सोल्व करूँगा 0.5 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अगर इसको दोबारा सोल्व करना है तो ये इशारे ख़त्म कर दो यहाँ से, इसका क्या आ जाएगा, इसको -1 और आ जाएगा, 5 10⁻⁻7। ये हमारा पास आंसर आ जाएगा एमसीक्यू का करेक्ट। ये इशारे मतलब इशारे का रूल आपको पता ना कि इशारा जब लेफ्ट साइड पे हो तो उसको ख़त्म करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो वो माइनस इसमें ऐड होकर -7 हो गया। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और लाइट और पूछा काइनेटिक एनर्जी का। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है मुझे, एनर्जी इक्वल टू HF0। ये फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। वो बच्चे कहते हैं फार्मूले समझाओ, तो फार्मूले तो कैसे समझाऊँ, वैसे समझा भी सकते हैं लेकिन अब टाइम नहीं है। अच्छा, एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इसका उसने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। तो ये हमारे पास का एमसीक्यू का राइट आंसर आ जाएगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया है, जिसने भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया, चलो। अच्छा, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ गैस अब्जॉर्ब 150 जूल ऑफ हीट एंड डज 150 जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, तो हमारे पास फार्मूला होता है इसका इंटरनल एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू जो हमने हीट दी होती है प्लस वर्क डन। ये हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूले आपने याद करने हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट, जो हमने सिस्टम को हीट दिया है और जो उसने वर्क किया है। अगर आप मैं कोई ये मैं फार्मूला समझाऊँ तो ये फार्मूला ऐसे बना है बच्चे कि ये हमारे पास है एक सिस्टम की होती है कोई इंटरनल एनर्जी, इसको हमने थोड़ी सी हीट दे दी, क्या दे दी, इसमें हीट दे दी। हीट दी तो इसमें हमने ढक्कन रखा हुआ था जिसको पिस्टन कहते हैं, पिस्टन। हीट दी तो इसने कोई काम किया और इसने ढक्कन क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। ये पहले इधर ढक्कन था, फिर इधर ऊपर आ गया ढक्कन, ठीक है। हीट दी तो ढक्कन ऊपर चला गया, इसने कोई ना कोई वर्क किया। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट जो हमने दी है और जो उसने सिस्टम ने वर्क किया होता है। अब देखो, ये फार्मूला तो आपको बेसिक समझ आ गया। अब अगर वो हीट अब्जॉर्ब करे तो उसका लगाना है प्लस साइन। आई रिपीट कि जब अब्जॉर्ब करे सिस्टम में हीट तो उसका लगाना है प्लस। अगर वो रिलीज़, यहाँ पे रिलीज़ भी तो कर सकता है ना, अगर रिलीज़ करे तो लगाना है नेगेटिव साइन। अगर वो काम करे यानी कि खुद काम करे, एक्सपेंशन हो अगर, तो हमें वर्क लगाना है पॉजिटिव। अगर उसको दबाया जा रहा हो या उस पर काम किया जा रहा हो तो हमें लगाना है नेगेटिव। आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करो और ये साइन दोबारा कर लो, क्योंकि अब दोबारा बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब। तो डेल्टा U इक्वल टू इसका साइन क्या लगेगा, प्लस 150, ठीक है। और एंड डज मतलब काम किया उसने, काम करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, कितना 100 जूल। समझ आइए मेरी बात की, दोबारा मैं बता देता हूँ
कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। ठीक है, तो क्यू हमारे पास पॉजिटिव आया क्योंकि उसने ऑब्जर्व की, और वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आया क्योंकि वर्क डज हुआ है, तो उस पर काम हुआ है। तो इसका जमा नफी तो आती होगी, तो 150 में से 100 निकाल दो, क्या आ जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, +50 इसका आंसर आ जाएगा। ये सोखा सा एमसीक्यू था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इन थर्मोडायनामिक्स द एडियाबैटिक रेफर टू द प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक, अब कितनी तरह के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये तो आपको नहीं पता होगा, तो वो मैं बताता हूँ। आइजोबैरिक, पहली बात, आइजोकोरिक, आइजोबैरिक, एडियाबैटिक, और लास्ट पे आइजोथर्मल। ये 4 तरह के प्रोसेस होते हैं मेरे भाई इसमें थर्मोडायनामिक्स में। आइजोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। आइजोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। और आइजोथर्मल में पता है आपको, ये तो आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है मेरे, अब देखो, आइजोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइजोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, कोरिक वॉल्यूम, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट, और आइजोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसमें पूछा क्या है, एडियाबैटिक में क्या है, हीट कांस्टेंट। तो हीट क्या है, नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो इसका आंसर उसका राइट आंसर बन जाएगा नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट हैपन टू द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन एन ऑब्जर्वर अप्रोचेज अ सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, एक ऑब्जर्वर है, एक बंदा है, लड़की भी हो सकती है, वैसे बंदा बनाते हैं जनरल तौर पे। एक बंदा है, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर कैसे बनाऊँ, स्पीकर लगा हुआ है, इससे आवाज़ आ रही है, तो ये इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स ऑफ साउंड है, ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद का, सोर्स ऑफ साउंड, तो वो नमाज़ पढ़ने जा रहा है, आप ऐसे सोच लो। तो वो सोर्स, ऑब्जर्वर क्या है, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास भाई, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ। तो ये इसमें क्या पूछा उन्होंने, अप्रोचेस व्हाट हैपन टू द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो सारी बात है, इनका जब डिस्टेंस कम हो रहा है, ये देखो ना, इसकी तरफ जा रहा है, ये रुका हुआ है, तो इनका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो क्या करेगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आप नोट से जाहिर करते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसमें आपको अब मैं केसेस करवा दूं, जो बच्चे नालायक हैं वो तो इस एमसीक्यूज़ पे रहेंगे, और जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं वो ये फार्मूला देख लेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू μ0 u0 प्लस uv ओवर us प्लस v इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास फार्मूला होता है डोपलर इफेक्ट का। जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, पास जा रहा है सोर्स के, तो ये तो ऑलमोस्ट बनेगा हमारे पास, ऑलमोस्ट नहीं, यही बनेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, तो ये इंक्रीज़ होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, इसने डिक्रीज़ होना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप जो कमेंट कर रहे थे कि आप समझा नहीं रहे, तो ले भाई मैंने समझा दिया है, अब करना ना करना वो आपकी बस है। तो जो भाई ने कमेंट किया था वो अब दोबारा कमेंट करे कि भाई समझ आई है या नहीं समझ आई। तो होप सो, और आप पढ़ाई करते रहिए और अच्छी तरह पेपर दो।